हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, हम क्लास 10th का बायोलॉजी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, जो आपको एग्ज़ाम बोर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इसमें हम वैसे वैसे प्रश्न कराएंगे जो आपको पेपर में देखने को मिलेंगे दोस्तों, है ना। तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, जो आपको बिहार बोर्ड के लिए काम आएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है। दोस्तों, मैंने अभी 3 क्वेश्चन बताया है, ठीक है। इस वीडियो में हम चौथा क्वेश्चन बता रहे हैं दोस्तों। चौथा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, कि कोई वस्तु सजीव है, ठीक है। दोस्तों, आप लोग समझते हुए चलेंगे, कोई वस्तु सजीव है, ठीक है। दोस्तों, ध्यान रखना, क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई वस्तु सजीव है या सजीव है, कह रहा है कि कोई वस्तु सजीव है। इसका निर्धारण करने के लिए ठीक है दोस्तों, निर्धारण करने के लिए क्वेश्चन कर रहा है कि दोस्तों कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे। हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे दोस्तों, ठीक है। किस मापदंड का उपयोग करेंगे दोस्तों, ठीक है। उपयोग करेंगे, ये प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। करेंगे दोस्तों, ये प्रश्न रहा। इसका जवाब हम लोग कैसे देंगे। कह रहा है कि ध्यान रखें दोस्तों कि कोई वस्तु सजीव है, मान के चलिए वस्तु है, जैसे कोई जानवरें है ना, तो बहुत सारी चीज़ है। कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करें, कैसे कहें कि ये वस्तु जो है, ये वस्तु सजीव है, कैसे कहेंगे इसको। इसके लिए आप कौन सा मापदंड अपनाइएगा, ठीक है, यही बताना है दोस्तों, ठीक है। तो इसके लिए देखिए दोस्तों, हम निम्नलिखित मापदंड का यूज कर सकते हैं। कैसा कर सकते हैं, ये आप सोच सकते हैं। क्या सोच सकते हैं दोस्तों, कि इसमें इसके निर्धारण के लिए क्या होना चाहिए, सजीवों की संरचना सुगठित होनी चाहिए। जैसे मान लो इंसान है, पेड़ पौधा है, सजीव होते हैं ना पेड़ पौधे, और इंसान भी होता है, जानवर है, तो ये सब सजीव होते हैं। तो सजीव होंगे तो इनकी संरचना तो सुसंगठित होगी। उनमें कोशिकाएं और ऊतक भी होंगे, है ना दोस्तों। कोशिकाएं भी होंगे और क्या होंगे, ऊतक भी होंगे। बात समझ रहे हैं ना, ये भी होंगे। सजीवों में वृद्धि तथा विकास भी होता है, तो ये भी हम कह सकते हैं दोस्तों कि ये भी हो सकता है। सजीवों में श्वसन की क्रिया होती है, सजीव चलने का भी, कुछ सजीव चलते भी हैं, है ना। सजीवों की मृत्यु निश्चित होती है दोस्तों, है ना। तो इस तरह से बहुत सारे जो होते हैं ना क्रियाएं, हम उसको देखकर बता सकते हैं। यही सब मापदंड अपनाएंगे, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि सजीव जो होते हैं इनके निम्नलिखित गुण होते हैं, है ना। तो कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम निम्नलिखित मापदंडों का उपयोग करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो इसका उत्तर ऐसा दीजिएगा दोस्तों, लिखिएगा उत्तर ऐसे लिखिएगा दोस्तों, ठीक है। कोई वस्तु सजीव है, कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम निम्नलिखित दोस्तों, ये लिख लीजिएगा, ठीक है। आप लोग भी निम्नलिखित मापदंडों का उपयोग करेंगे, मापदंड का उपयोग करेंगे दोस्तों, उपयोग करेंगे, ठीक है। करेंगे, कौन सा करेंगे, तो आप पहला बता सकते हैं दोस्तों। क्या बता सकते हैं, पहला कह सकते हैं कि सजीवों की संरचना, ये लिखना होगा दोस्तों, ठीक है। सजीवों की संरचना जो मैंने समझाया है ना दोस्तों, वही लिख रहे हैं दोस्तों, ठीक है। सजीवों की संरचना सुसंगठित होती है, ठीक है। दूसरा आप लिख सकते हैं दोस्तों, उनमें कोशिकाएं और ऊतक होते हैं, उनमें कोशिकाएं और ऊतक होते हैं, कोशिकाएं और ऊतक होते हैं दोस्तों, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है दोस्तों, होते हैं। तीसरा नंबर लिख सकते हैं दोस्तों, सजीवों में वृद्धि तथा विकास होता है ना। ये सब अपनाएंगे तभी हम कहेंगे कोई सजीव है, अन्यथा मान लो ये सब लक्षण ना दिखे तो कैसे कहेंगे कोई सजीव है ना। बात समझ रहे होंगे हम। सजीवों में
वृद्धि तथा विकास होता है, वृद्धि तथा विकास होता है। ठीक है दोस्तों, विकास होता है, विकास होता है, समझ रहे होंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए अच्छा, तीसरा हो गया। चौथा बता सकते हैं दोस्तों, चौथा बता सकते हैं कि सजीवों में श्वसन होता है ना, सजीवों में श्वसन होता है, श्वसन होता है दोस्तों। ठीक है, श्वसन होता है, ठीक से लिखिएगा दोस्तों, श्वसन ऐसे मिटा कर लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे श्वसन ऐसे भी लिखा जाता है ना, श्वसन, श्वसन होता है दोस्तों। ठीक है, पांचवा दे सकते हैं दोस्तों कारण, पांचवा कारण दे सकते हैं कि सजीवों की निश्चित रूप से मृत्यु होती है, सजीवों की निश्चित रूप से, ठीक है दोस्तों, निश्चित रूप से मृत्यु होती है ना, मृत्यु होती है, मृत्यु होती है दोस्तों। ठीक है, तो ये सब मापदंड है, यही सब मापदंड है, और इसी को अपनाकर हम कहेंगे कोई वस्तु सजीव है, अन्यथा नहीं है। अच्छा, और भी देख सकते हैं दोस्तों, बता सकते हैं कि जैसे पौधा है, ठीक है दोस्तों, है ना, पौधे से भी रिलेटेड कर सकते हैं कि पौधों की कोपल, छठा बता सकते हैं दोस्तों, पौधों की कोपल, पौधों की कोपल तथा हरे नए पत्तों की, हरे नए पत्तों की वृद्धि, पत्तों की वृद्धि आदि, ये सब मापदंड है दोस्तों, आदि होती है। और भी बता सकते हैं दोस्तों, सत्वा ये भी बोल सकते हैं हम सत्वा में कि उनके शरीर में रासायनिक क्रियाओं की श्रृंखला चलती रहती है, उनके शरीर में, उनके मन के, इनके सजीवों के, उनके शरीर में, है ना, रासायनिक क्रियाओं की श्रृंखला चलती है, ठीक है दोस्तों, चलती है। उनमें उपचय अपचय अभिक्रियाएं होती है दोस्तों, उनमें उपचय अपचय, है ना, उपचय अपचय, यानी देखो इसको ऑक्सीकरण कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अवकरण। ठीक है दोस्तों, अभिक्रियाएं होती है, अभिक्रियाएं होती है। तो आपने देखा दोस्तों कि ये सब जो देख रहे हैं ना, यही सब मापदंड है, और इन्हीं सब मापदंडों को हम अपनाएंगे और तब जाकर कहेंगे कि वो सजीव है, अन्यथा नहीं है। ठीक है, समझ गए दोस्तों। चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, है ना, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे क्या कहता है। हम लोग अभी 4 प्रश्न देखे हैं। चलिए आइए दोस्तों, अगला हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पहले इसको मिटा दें। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे दोस्तों कि स्वयंपोषी और विषमपोषी में अंतर क्या है। ठीक है, स्वयंपोषी और विषमपोषी में अंतर क्या है दोस्तों। बहुत आसान क्वेश्चन है, फिर भी लिखने का जो तरीका है दोस्तों वो देखना जरूरी होता है ना, कि अंक कैसे ज़्यादा उठेंगे इस पर डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा दोस्तों, ये 5 क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन 5 है कि स्वयंपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है दोस्तों। ठीक है, क्या अंतर है, ये प्रश्न रहा दोस्तों। ठीक है, चलिए इसका उत्तर क्या दीजिएगा आप लोग, बताइए इसका उत्तर क्या देंगे दोस्तों।
इसका उत्तर क्या देंगे, ये कहेंगे कि स्वयंपोषी और विषमपोषी पोषण में निम्नलिखित अंतर है ना, और 2 पार्ट करके इसका हम उत्तर देंगे दोस्तों, ठीक है। इसका उत्तर लिखिएगा। स्वयंपोषी का मतलब क्या होता है कि जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है वो स्वयंपोषी होता है। और विषमपोषी का मतलब क्या होता है कि जो जीव अपना भोजन न बनाकर भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहता है तो विषमपोषी कहलाता है ना, तो विषमपोषी कहलाता है। पर इसमें क्या बताना है, हमें अंतर बताना है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे कर लेंगे, लिखेंगे स्वयंपोषी और विषमपोषी में निम्नलिखित अंतर है, ठीक है। निम्नलिखित अंतर है दोस्तों, वही लिख लेना, ठीक है। उसके बाद 2 पार्ट यहाँ बना लेना, स्वयंपोषी पोषण, स्वयंपोषी पोषण, और एक तरफ हो जाएगा विषमपोषी पोषण। दोस्तों ऐसे हम बना लेते हैं, ठीक है, 2 पार्ट। दोस्तों हम 2 पार्ट बना लेते हैं, ठीक है। एक तरफ हो जाएगा विषमपोषी पोषण, ठीक है। अब आइए, इसमें अंतर निम्नलिखित है ना, अब इसको आप क्या करेंगे, एक एक करके बताने का प्रयास करेंगे दोस्तों, ठीक है। इसको ऐसे घेर लेंगे और लिखने का जो तरीका है दोस्तों बढ़िया से लिखेंगे, ठीक है। आइए, इसमें 1 नंबर हम ये लिखते हैं दोस्तों, क्या लिखेंगे कि ये जीव क्या करते हैं, अपने भोजन के लिए स्वयं पर आश्रित रहते हैं। ये जीव जो स्वयंपोषी होते हैं ना दोस्तों, स्वयंपोषी जीव, ये जीव क्या करेंगे, ये जीव जो है अपने भोजन के लिए स्वयं पे आश्रित रहते हैं, स्वयं पर आश्रित रहते हैं, ठीक है दोस्तों। आश्रित रहते हैं, ये लिखना होगा, आश्रित रहते हैं। ये तो बात आप समझ गए कि यानी कहने का अर्थ है कि अपना भोजन खुद बनाएंगे, ये दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं। अच्छा, ये जो जीव होते हैं, विषमपोषी वाले जो जीव होते हैं, तो लिखना पड़ेगा कि ये जीव अपने भोजन के लिए ये इस पर निर्भर करेगा, ठीक है। इसमें हो जाएगा दोस्तों, ये जीव अपने भोजन के लिए है ना, भोजन के लिए किस पर निर्भर करेगा, इस पर, स्वयंपोषी पर, ठीक है। स्वयंपोषियों पर आश्रित रहते हैं, भोजन के लिए स्वयंपोषियों पर आश्रित रहते हैं दोस्तों, ठीक है, आश्रित रहते हैं। तो ये तो बात समझ में आ गई, यानी इसका 1 नंबर, तो इसका 1 नंबर हो गया। चलिए दूसरा नंबर ये बताएंगे दोस्तों, दूसरा का क्या कह सकते हैं ये दोस्तों क्या करते हैं, क्लोरोफिल की इसमें आवश्यकता होती है दोस्तों। ये जो होते हैं ना, अपना भोजन जब स्वयं संश्लेषित करेंगे तो इनको क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है दोस्तों, लिखिएगा, इसके लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। यहाँ लिख देते हैं दोस्तों, इसमें क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, ठीक है, आवश्यकता होती है दोस्तों, ठीक है, आवश्यकता होती है। इसमें क्या होगा, कोई आवश्यकता नहीं होती है क्लोरोफिल की। इसमें लिखेंगे दोस्तों, इसमें क्या लिखेंगे, सीधे लिख देंगे, इनके लिए क्लोरोफिल की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसमें क्लोरोफिल की कोई आवश्यकता नहीं होती है, कोई आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों, ठीक है, नहीं होती है। तो ये तो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। इसमें क्लोरोफिल चाहिए, इसमें क्लोरोफिल नहीं चाहिए, ठीक है। तीसरा डिफरेंट बता सकते हैं दोस्तों, इसमें जो भोजन का निर्माण होता है दोस्तों, ये सामान्यतः भोजन का निर्माण दिन के समय में होता है। इसमें लिख सकते हैं दोस्तों कि सामान्यतः भोजन का निर्माण क्या लिख सकते हैं दोस्तों, दिन के समय होता है, दिन के समय होता है दोस्तों, ठीक है, समय होता है। ये बात समझ गए होंगे, क्योंकि चूँकि सूर्य प्रकाश चाहिए ना इसके लिए, तो दिन में ही सूर्य प्रकाश मिलेगा, तो दिन में होता है। अच्छा, इसमें तो भोजन का निर्माण कभी भी किया जा सकता है
जो होता है विषम पोषण में, इसमें तो भोजन का निर्माण कभी भी किया जा सकता है, मतलब इस पर ये निर्भर है ना। तो इसमें तो लिख सकते हैं कि भोजन का निर्माण कभी भी किया जा सकता है। इसमें भोजन का निर्माण, भोजन का निर्माण करने का मतलब दोस्तों कि ये इस पर निर्भर है, ठीक है। इससे ये जाकर आपको मान लो ये तैयार कर लेगा तो ये जाकर अपना भोजन कभी भी कर सकता है ना। तो भोजन का निर्माण कभी भी किया जा सकता है दोस्तों, ठीक है, किया जा सकता है। तो ये देख लिया आपने दोस्तों। आपको मालूम है दोस्तों, अभी बता सकते हैं कि सभी हरे पौधे तथा कुछ जीवाणुओं में इस प्रकार का पोषण होता है। इसमें एक लिख सकते हैं दोस्तों, एक और लिख सकते हैं, है ना। तो इसको मिटा देते हैं चूँकि नहीं दिखेगा, है ना। अगर लिख दें तो फिर दिक्कत होगा। तो तीसरा है, चौथा लिख लेना दोस्तों, ये सब लिख लेना आप लोग, ठीक है। हम मिटा रहे हैं इसमें ताकि आपको दिखे। चौथा यहाँ लिखते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए ये चौथा हम लिखते हैं, सब लिख लेना दोस्तों, ठीक है। इसको मिटाते हैं। आप लोगों को लगेगा कि हम मिटा दिए, तो आप फिर से बैक करके आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। बात समझ रहे होंगे ना हम क्या कर रहे हैं। अच्छा, अगर लग रहा है दोस्तों कि हम बहुत स्लो चल रहे हैं तो आप लोग अपना स्पीड बढ़ाकर देखिएगा, ठीक है। अपना स्पीड बढ़ाकर देखिएगा। आइए चौथा जो है दोस्तों उसको बता दें। इसमें स्वयं पोषी में क्या होता है दोस्तों कि सभी हरे पौधे, ठीक है, सभी हरे पौधे तथा कुछ जीवाणुओं में, है ना, कुछ जीवाणुओं में इस प्रकार का क्या होता है, कुछ जीवाणुओं में इस प्रकार का पोषण होता है, ठीक है। इस प्रकार का पोषण होता है दोस्तों, ठीक है। ये आप बता सकते हैं, इसमें पोषण होता है। चलिए, और इसमें जो चौथा है ना दोस्तों, बता सकते हैं कि इसमें सभी जीवों तथा कवक में यह पोषण होता है। सभी जीव होंगे और कवक, इसमें ऐसा होता है। इसमें लिखेंगे सभी जीवों तथा कवक में, कवक जो फंगी होता है, कवक में यह पोषण होता है, यह पोषण होता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो आप लोगों ने समझ लिया। अच्छा, पांचवा जो बताना चाहेंगे दोस्तों, तो ये कह सकते हैं कि ये क्या करता है ना कि भोजन को सरल और कार्बनिक कच्चे माल जैसे जल और CO2 में संश्लेषित किया जाता है। इसमें जो होते हैं दोस्तों जीव, क्या करते हैं कि जो भोजन होता है ना उसको सरल और कार्बनिक कच्चे माल जैसे जल और CO2 से क्या करते हैं, संश्लेषित किया जाता है। पर इसमें क्या होता है कि भोजन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किया जाता है। भोजन जो होता है ना, भोजन को एंजाइम की मदद से तोड़ा जाता है। तो इसमें एंजाइम की मदद लिया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो पछुआ लिख सकते हैं दोस्तों, भोजन को स्वयं पोषी की बात करें दोस्तों, ठीक है। भोजन को सरल अकार्बनिक कच्चे माल जैसे, है ना, कच्चे माल जैसे जल और CO2 की बात करें दोस्तों, ठीक है। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड से संश्लेषित किया जाता है। से संश्लेषित किया जाता है, ठीक है। संश्लेषित किया जाता है। अच्छा, बगल वाला में जो है दोस्तों, इसमें कह सकते हैं आप लोग विषम पोषी जो पोषण होता है, इसमें भोजन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जो की बात की है आप लोगों से दोस्तों, इसमें क्या होता है कि भोजन को, है ना, भोजन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, है ना, प्राप्त किया जाता है, से प्राप्त किया जाता है दोस्तों, ठीक है, किया जाता है। कहने का डायरेक्ट है चाहे इनडायरेक्ट रूप से प्राप्त किया जाता है। अब भोजन को एंजाइम की मदद से तोड़ा जाता है दोस्तों। इसमें भोजन को एंजाइम, है ना, एंजाइम की मदद से, एंजाइम के मदद से तोड़ा जाता है दोस्तों, ठीक है, तोड़ा
जाता है। तो इस तरह से दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है। ठीक है, ये 5 नंबर में पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग देखेंगे दोस्तों अगला जो प्रश्न होगा वो क्या होगा, है ना, उसको देखते हैं दोस्तों। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसके आगे वाला जो प्रश्न है उसको देखते हैं दोस्तों। ये सभी लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाते हैं। ठीक है, आइए तो अगला जो प्रश्न होगा दोस्तों, हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है ना, ये पेपर में पूछा हुआ भी सवाल है दोस्तों। आइए, हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है, और कमेंट करके बताइएगा पहले कि ये जो आप लोग कर रहे हैं वर्क वो कैसा लग रहा है। ठीक है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या है, 5 हो गया ना दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 करेंगे दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों, कह रहा है क्वेश्चन कि हमारे आमाशय में, ठीक है, आमाशय, हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है, अम्ल की भूमिका क्या है दोस्तों। ठीक है, भूमिका क्या है, ये है प्रश्न दोस्तों। ठीक है, तो आमाशय तो हम लोग समझ रहे हैं। आइए दोस्तों इसको पहले समझे हम लोग, इसका उत्तर कैसे देंगे हम लोग, है ना। पहले दोस्तों देखिए कि आमाशय जो होता है ना, हम लोग का जो भोजन हम लोग करते हैं, तो पहले भोजन हम लोग दोस्तों मुख में डालते हैं, मुख के बाद भोजन कहाँ जाता है, ग्रसनी में जाता है ना, ग्रसने से ग्रास नली में जाता है दोस्तों। फिर उसके बाद ग्रास नली से उतरते हुए चला जाएगा आमाशय में, आमाशय के बाद छोटी आंत में जाता है दोस्तों, है ना। तो पहले यहाँ पर आमाशय की बात किया है दोस्तों। आमाशय में क्या होता है, भोजन की पिसाई शुरू होता है और इससे रस निकलता है ना, इसी में आता है जठर रस, है ना। और ये जो रस निकलता है उसमें HCl भी रस निकलता है ना, इससे रस निकलता है और ये क्या करता है, भोजन को पचाने में मदद करता है दोस्तों। ठीक है, तो हमारे दोस्तों कहने का अर्थ है कि हमारा जो आमाशय होता है ना, उस आमाशय में HCl रहता है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है। ठीक है, ये होता है। अच्छा, ये अम्लीय प्रकृति का होता है दोस्तों। इसके मदद से एंजाइम भी क्या करते हैं, अपना कार्य करता है भोजन को क्या करने के लिए, पचाने के लिए। ठीक है दोस्तों, भोजन को पचाने के लिए काम करता है। और ये हमारे जो आमाशय में HCl जो अम्ल है, हमारे भोजन में उपस्थित जितने भी रोग होते हैं ना, रोगाणुओं को नष्ट कर देता है दोस्तों। ठीक है, HCl का काम है कि रोगाणुओं को नष्ट कर देना। भोजन हम लोग लेते हैं उसमें जो भी रोगाणु होता है उसको मार देता है ना। तो HCl जो होता है दोस्तों आमाशय में भोजन को पचाने में सहायता करता है। तो यही प्रश्न था कि बताओ कि हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। तो इसी को हम लिखेंगे दोस्तों, सजा कर लिख देंगे। कैसे लिखेंगे उत्तर इसका, तो ऐसा लिखिएगा आप लोग दोस्तों कि हमारे आमाशय में, इसको सजा कर लिखना है दोस्तों। ठीक है, हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उपस्थित होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका दोस्तों हम सूत्र लिख देते हैं। ठीक है, ताकि पूरा ना लिखेंगे नाम, HCl होता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उपस्थित होता है दोस्तों। ठीक है, हमारे आमाशय में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, HCl अम्ल उपस्थित होता है। अच्छा, यह अम्ल आमाशय में अम्लीय माध्यम का निर्माण करता है। आमाशय में अम्लीय माध्यम का निर्माण करता है दोस्तों। ठीक है, अम्लीय माध्यम का निर्माण करता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं निर्माण करता है। अब ये ध्यान रखना दोस्तों कि बताओ अम्लीय माध्यम का ही तो निर्माण कर दिया। अच्छा, जिसके मदद से एंजाइम अपना कार्य करता है, जिसके मदद से एंजाइम अपना काम करता है। ठीक है, अपना कार्य करता है, लिखते हैं अपना कार्य करता है दोस्तों। ठीक है, कार्य करता है। एंजाइम का कार्य क्या है, भोजन को भी पचाने का काम करेगा ना, और भोजन का पाचन होता है दोस्तों, और भोजन का पाचन होता है। ठीक है, आगे हम ये कह सकते हैं कि HCl अम्ल हमारे भोजन में उपस्थित, इसका देखो अहम भूमिका है। HCl अम्ल जो है हमारे भोजन में उपस्थित लिख सकते हैं, समझ रहे ना, समझते हुए चलना है दोस्तों। भोजन में उपस्थित रोगाणुओं को नष्ट कर देता है, रोगाणुओं को
नष्ट कर देता है। रोगाणु किसे कहते हैं? रोग उत्पन्न करने वाले जो भी होते हैं वो रोगाणु कहलाते हैं। तो उपस्थित रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं, ठीक है, नष्ट कर देता है दोस्तों, कर देता है। कौन नष्ट करता है? कौन नष्ट करता है? तो HCl। बताओ, यही ना भूमिका है इसका। अगर ये नहीं होता तो रोगाणु को नष्ट नहीं करेगा तो रोग बहुत तरह के होंगे। नष्ट कर देता है, यानी HCl अम्ल आमाशय में भोजन को, HCl अम्ल आमाशय में भोजन को क्या करता है दोस्तों? भोजन को क्या करता है? पचाने में सहायता करता है, पचाने में सहायता करता है दोस्तों, ठीक है, सहायता करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया दोस्तों। ऐसे आप लिखेंगे सजाकर तो आपका नंबर कटेंगे नहीं और बढ़िया अंक मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, फिर हम देखते हैं अगले प्रश्न दोस्तों। रहने देते हैं इतना ही, ठीक है। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत।